जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं और हिंदी के अंतर्गत जिस टॉपिक को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे उसका नाम है वर्णमाला। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए वर्णमाला। वर्णमाला तक पहुँचने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे हिंदी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा व्याकरण को समझ लीजिए। व्याकरण क्या होती है? अगर हम व्याकरण शब्द को तोड़े तो बी प्लस आ प्लस कारण, ठीक है। वी इसमें क्या है? उपसर्ग है, और आ क्या है? धातु है, और कर्ण क्या है? आपका प्रत्यय है। जो इसका अर्थ, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ हम लोगों के सामने आता है वो आता है किसी भी चीज को भली भांति समझना। क्लियर है? अब जो ये, अगर हम किसी भी चीज से क्या तात्पर्य है, अगर हम परिभाषा को देखें व्याकरण की, तो व्याकरण क्या करती है? किसी पुस्तक हो गई, कोई आपका ग्रंथ हो गया, कोई रचना हो गया, कोई काव्य हो गया, इसको, ठीक है, कोई संस्करण हो गया, इसको हम लोगों को भली भांति समझाने में जिस टूल्स का उपयोग होता है, जिस चीज का प्रयोग होता है और जिस विधा का उपयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो व्याकरण है वो 3 वी उपसर्ग, आ धातु और कर्ण प्रत्यय से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज को, यानी कि पुस्तक, ग्रंथ, रचना, काव्य को भली भांति समझना। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जो व्याकरण है वो हम लोगों को क्या सिखाती है? एक तो हमको उच्चारण का ज्ञान, उच्चारण का ज्ञान जो हमको होता है वो किससे होता है? व्याकरण से होता है। दूसरा, जो हमको शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन हमको व्याकरण सिखाती है। और तीसरा, शुद्ध प्रयोग हमको कौन सिखाता है? हमको सिखाती है व्याकरण। जिस तरीके से मैं यहां पर चीजें लिख रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग एग्जिट अपने नोट्स में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो क्या है, व्याकरण हमको क्या क्या बताती है, क्या क्या सिखाती है? उच्चारण का ज्ञान बताती है, शुद्ध लेखन बताती है, उसके अलावा शुद्ध प्रयोग बताती है, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं अपने टॉपिक तक पहुंचने से पहले। हमने जो अपनी यात्रा तय करनी है वो कहाँ तक करनी है? वर्णमाला तक तय करनी है, ठीक है। तो वर्णमाला तक पहुंचने से पहले जो भी और चीजें हैं उनको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, जो व्याकरण है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, ठीक है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? एक आपका वर्ण हो गया, दूसरा आपका शब्द हो गया, और तीसरा आपका वाक्य हो गया। तो शब्द, वाक्य तक हमने बाद में पहुंचना है। आज की जो क्लास है उसमें हमने किसको समझना है? वर्ण को समझना है। तो वर्ण विचार, ठीक है, आप विचार भी लिख लीजिए इनके आगे। वर्ण विचार, शब्द विचार आपके टॉपिक में भी इसी तरीके से दिया गया है, और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंदर हमको क्या क्या सीखना है? वर्णों का शुद्ध लेखन, दूसरा शुद्ध उच्चारण, और तीसरा है शुद्ध प्रयोग। ये 3 चीजें हमने वर्ण विचार के अंदर सीखनी है। तो अब आप लोग सबसे पहले
कुछ फैक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पर लिखना है और उनको यहाँ पर हमने समझना है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं उन फैक्ट्स को लिखूंगा दोस्तों, उसी तरीके से आप लोगों ने भी उन्हीं फैक्ट्स को अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप हेडिंग डाल देंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये जर्नी है हमारी वर्णमाला से तक पहुंचने से पहले। तो सबसे पहले जो आप लोग हेडिंग डालोगे, उस सबसे पहले आप लोग डालोगे ध्वनि क्या होती है। ठीक है, ध्वनि क्या होती है, तो आप लोगों को लिखना है जो ध्वनि होती है वो भाषा की क्या है, मौखिक इकाई है। क्या बात ध्यान रखनी है आपको, ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, भाषा की मौखिक इकाई होती है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों ने ध्यान रख ली। अब जो ये भाषा की मौखिक इकाई है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या, अब दूसरा टर्म आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है, ठीक है, तो वर्ण भी आप लोग यहीं पे समझोगे कि ध्वनि के, क्या बात ध्यान रखनी है आपने, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब देखो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर हमें दो चीजें पता चल गई। एक चल गई हमें ध्वनि की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है, और दूसरी हमें वर्ण की परिभाषा पता चल गई। अगर आपसे ध्वनि की परिभाषा कोई पूछता है कि ध्वनि की परिभाषा क्या होती है, तो आपको बताना है कि ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है। क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को याद रखनी है। क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, ध्वनि। क्या होगा आपका जवाब, ध्वनि होगा। ठीक है, तो यानी कि ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। अगर प्रश्न आपसे क्या पूछता है, अगर आपसे पूछता है प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, लिखित की बात करें तो आपको बताना है क्या, वर्ण। क्या बताना है, वर्ण बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो ध्वनि बताना है आप लोगों ने। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वो बताना है आपने वर्ण। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे सिंपल पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, और अगर आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, ध्वनि भी दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपको वर्ण दे रखा है, तीसरा आप लोगों को क्या दे रखा है, दोनों दे रखा है, और चौथा आप लोगों को दे रखा है कोई नहीं, तो जो आप लोगों ने, जो मैंने देखा है पिछले पेपरों में, तो वहां पर किस ऑप्शन को सही माना गया है, इस वर्ण वाले ऑप्शन को सही माना गया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा क्या और फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछता है कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है, तो आपको क्या बताना है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे
बड़ी इकाई, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी इकाई, इकाई कॉमा करके आप लोग लिख लेना क्या, भाषा का सबसे बड़ा अंग। यानी कि दोनों चीज पूछे तो इन दोनों का आंसर क्या है, वाक्य ही होगा। ठीक है, तो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है। और भाषा का अगर आपसे सबसे बड़ा अंग भी पूछता है तो वो भी क्या है, वाक्य है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो यही चीजें डिक्टो आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। और यहां से जो ये टर्म्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो ये फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफी रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले अगर आपसे ध्वनि की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको क्या बताना कि जो ध्वनि है होती है वो भाषा की मौखिक इकाई होती है। उसके बाद अगर आपसे वर्ण के बारे में पूछा जाता है तो वर्ण क्या होता है, वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को हम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मौखिक रूप में होती है, मौखिक इकाई की अगर पूछता है वहां पर तो आपको बताना है ध्वनि। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है या अंग कौन सा होता है, तो वो होता है वर्ण। क्लियर है। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग, ठीक है, कौन होता है। ठीक है, वहां पे ये नहीं, लिखित भी नहीं दे रखा है और मौखिक भी नहीं दे रखा आपको, और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, ध्वनि वर्ण दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को किस आंसर की तरफ जाना है, आपको जाना है वर्ण की तरफ, क्योंकि जो पिछले बार पेपर हुए हैं, जो इससे पहले पेपर हुए हैं, तो वहां पर वर्ण को सही माना गया है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है कोई तो उसका आंसर होगा शब्द। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है लास्ट, कि भाषा की भाव या भावार्थ के, यानी भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताना है वाक्य। उसके अलावा आपसे पूछता है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वो भी है वाक्य। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए। अब हम आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमने पढ़ना है स्वरों के बारे में, और दूसरे हमको पढ़ने हैं क्या, व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए वर्णमाला। तो वर्णमाला में आप लोग क्या देखोगे, एक तो आपका हो गया स्वर, और दूसरा एक साइड देखेंगे हम व्यंजन। तो जो व्यंजन वाला टॉपिक है ये हमने कल देखना है, और स्वर वाला हमने आज देखना है। तो स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखना है, स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है, और दूसरी व्यंजन में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, स्वर क्या हो गए, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। अगर आपसे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, क्योंकि आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ने हैं, स्वर ही पढ़ने हैं, तो स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, और अगर बात करें, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 13 भी देखने को मिलेंगे, तो जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा वहां पर उस तरफ आप जाना, लेकिन ज्यादा किस चीज की तरफ जाना, आप 11 की तरफ जाना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्वर तो कितने होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 13 की तरफ, आप तब जाना जब आपसे मूल भाषा के स्वर पूछे जाए, मूल भाषा के स्वर, तब आप लोग 13 में जाओगे। ठीक है, तो क्योंकि मूल भाषा यानी कि किस भाषा, देखो हिंदी में तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन जो संस्कृत है उसमें होते हैं 13। ठीक है, तो मूल भाषा से किससे तात्पर्य है, संस्कृत से तात्पर्य है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, आपका आ, बड़ा आ, ई हो गया बड़ी ई, उसके बाद ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद आपको री का ध्यान रखना है, ए हो गया आपका,
बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 ये हो गए। और जो इसमें होते हैं संस्कृत में जो 2 एक्स्ट्रा होते हैं, कौन से, अंग और आ। तो जो ये अंग है इसको बोला जाता है अनुस्वार, ठीक है, और इस आ को बोला जाता है क्या, विसर्ग, अंग आ, ठीक है। एक हो गया विसर्ग, आ हो गया विसर्ग और अंग हो गया अनुस्वार। और जो दोनों को बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है आयोगवाह ध्वनि, ठीक है। अब देखो यहां से प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे भाई, ठीक है। पहले इतने चार्ट को आप लोग समझ लेना, उसके बाद हम स्वरों के प्रकार की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो भाई आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि वर्णमाला के अंदर क्या क्या होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं, जो उच्चारित किए जाते हैं जो वर्ण, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी कि अगर आप लोग स्वर बोलोगे तो जो वायु है, ठीक है, जो आपकी मुंह की वायु है, ठीक है, उसमें जो वायु है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होगी। लेकिन जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें जो, जब हम बोलते हैं तो उस टाइम पर जो वायु है हमारे मुंह की, उसमें क्या होता है, किसी प्रकार की रुकावट का हमको आभास होता है। तो ये मेन डिफरेंस है स्वर और व्यंजन में। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मूल भाषा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, ठीक है। अब देखो ये 11 स्वर कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 ये हो गए। और दो जो ये हैं ये मैंने बताए हैं संस्कृत के, ठीक है, एक अंग और आ, ठीक है। तो जो ये अंग और आ है इन दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है आयोगवाह वर्ण, ठीक है। क्या बोला जाता है, आयोगवाह वर्ण बोला जाता है। अब देखो यहां से क्या होता है कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको किस प्रकार से बोला जाएगा कि अंग और आ है क्या है, तो आप लोगों को ऑप्शन दे देगा वहां पे, उत्क्षिप्त वर्ण है, ठीक है, द्वित वर्ण है, या फिर आयोगवाह है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता होगा कि अंग और आ क्या होते हैं, आयोगवाह ध्वनि होती है। अब जो अंग है उसको हम बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और जो आ है उसे बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। और जब इस अंग का, इसके ऊपर आप लोगों को जब एक और इस टाइप का ये लग जाता है, चंद्र बिंदु लग जाता है, तो जो इस अंग का तद्भव रूप होता है, ठीक है, तद्भव रूप होता है, उसको बोलते हैं क्या, अनुनासिक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो इस अंग का तद्भव रूप होगा, यानी कि जब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है, तो ये जो इसका तद्भव रूप है इसको हम बोलते हैं, इस अंग को हम बोलते हैं क्या, अनुनासिक, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार को। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, ठीक है। तो स्वरों के प्रकार में जो पहला प्रकार हम लोगों ने देखना है उसका नाम है मात्रा या उच्चारण के, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो इसके आधार पर, ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक आपको सबसे पहले लिखना है ह्रस्व स्वर, दूसरा लिखना है
दीर्घ स्वर, और तीसरा आप लोगों को लिखना है प्लुत स्वर। क्लियर है? जो ये ह्रस्व स्वर है इसी को ही क्या बोला जाता है, इसको ही एक मात्रिक स्वर बोला जाता है। ठीक है, और जो ये दीर्घ स्वर है इसको बोला जाता है द्विमात्रिक स्वर। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो ह्रस्व स्वर है उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं स्वर के, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक आ, एक ई का, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इसको आप एक ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं, अयूर से। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग ध्यान रखना। जो ह्रस्व स्वर है जो, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 4 हो गई इनकी संख्या। उसके अलावा दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं इनकी संख्या होती है 7। ये कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। ठीक है, तो इसको जो ह्रस्व स्वर है इसको आप लोग ध्यान रखना लघु स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, और जो ये दीर्घ स्वर है इसको आपका गुरु स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूं यहां पे उसी तरीके से आप लोग भी अपनी कॉपी पे बनाना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो 7 कौन कौन से हो गए, आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, तो जो ये होता है, जो ये दीर्घ स्वर होता है ये क्या होता है, ह्रस्व का दुगना होता है। ठीक है, यानी कि जो लघु है उसके दुगने होते हैं। ठीक है, दुगना टाइम लगता है इनके। जितना उच्चारण ह्रस्व स्वर की में लगता है, ह्रस्व स्वर के वर्ण को उच्चारित करने में लगता है, उससे दुगना समय, ठीक है, उससे दुगना समय किस में लगता है, दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में लगता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर के अंदर, ठीक है, क्या आते हैं, जैसे बार बार क्या होना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, 3 होती है प्लुत स्वर की संख्या। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से बार बार इस तरीके का साइन देखा होगा आप लोगों ने, जैसे मैया। ठीक है, मैया। तो आप जब आप लोग रामायण या रामलीला या कृष्ण लीला जो भी होता है तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे आप राम शब्द को देखोगे, राम। ठीक है, तो क्या होगा कि जो रा का के बाद जो आ का उच्चारण है वो क्या हो रहा है, वो बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो लंबे समय तक जब किसी स्वर का उच्चारण होता है तो उस स्वर को क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। और इसमें जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, ह्रस्व स्वर को बोलने में जितना टाइम लगता है उससे तिगुना टाइम इसमें लगता है। क्लियर है? इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये तो हुई दोस्तों किसके आधार पर बात, किस आधार पर बात, आपके मात्रा और उच्चारण के आधार पर बात। ठीक है, तो एक बार आप लोग दोबारा देख लेना। ठीक है, देख लेते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं ह्रस्व मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर बोला जाता है, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है। इसके अंदर 4 स्वर आते हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से, आ, ई, उ, री। ठीक है, और आयुर। ठीक है, आयुर से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को दीर्घ स्वर में कितने स्वर आते हैं, 7 स्वर आते हैं। और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ठीक है, बड़ा ए, छोटा ओ, ठीक है, और बड़ा ओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। जो इनके उच्चारण में समय लगता है
ह्रस्व स्वर के, उससे दुगना जो समय लगता है वो किसके उच्चारण में लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। तो बस इतनी सी बात हो गई दोस्तों। चलिए, और इसके बाद पुलिस स्वर है। तो पुलिस स्वर में क्या चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पुलिस स्वर में ह्रस्व स्वर के तिगुना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के मामले में ध्यान रखनी है। चलिए, अब दूसरा टाइप आप डाल दीजिए ओष्ठ। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ की जो हमारे ओष्ठ होते हैं उनकी आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक है, तो इसके आधार पर कितने स्वर होते हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या डालना है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर क्या क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर और एक होते हैं अवृत्ताकार स्वर। अब देखिए वृत्ताकार स्वर के अंदर क्या क्या है, डेफिनेशन क्या है इनकी। वृत्त के आकार में ओंठ, वृत्ताकार स्वर का मतलब क्या है कि वृत्ताकार जब इन स्वरों का उच्चारण होता है तो वृत्त के आकार में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या होता है कि वृत्त के आकार में ओष्ठ खुलते हैं, ओष्ठ खुलते हैं, तो उन स्वर को क्या बोला जाता है, वृत्ताकार स्वर बोला जाता है। अवृत्ताकार स्वर किनको बोला जाता है, जब वृत्त के आकार में ओष्ठ नहीं खुलते हैं। ठीक है, तो जब वृत्त के आकार में, देखो जब आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब वृत्त के आकार में ओष्ठ खुलते हैं तो उन प्रकार के स्वरों को क्या बोला जाता है, वृत्ताकार स्वर बोला जाता है। और जिन स्वरों को बोलते टाइम वृत्त के आकार में ओष्ठ नहीं खुलते हैं तो उनको अवृत्ताकार स्वर बोला जाता है। तो अब आप लोगों को इसमें कौन कौन से ध्यान रखने हैं, ऊ हो गया आपका, ठीक है, ऊ हो गया, दूसरा बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, और ओ हो गया और बड़ा ओ हो गया। ठीक है, तो ये चार क्या है, ये वृत्ताकार स्वर है। वृत्ताकार स्वर आपसे पूछता है तो कौन कौन से, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ। बाकी जितने भी हैं वो कैसे हैं, अवृत्ताकार है। चलिए, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्त के आकार में जब ओष्ठ खुलते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में तो उन्हें बोला जाता है वृत्ताकार स्वर, और जब जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्त के समान वृत्त के आकार में ओष्ठ नहीं खुलते हैं तो उन्हें बोला जाता है अवृत्ताकार। ऊ, बड़ा ऊ और ओ और बड़ा ओ, ये क्या है, वृत्ताकार स्वर है, और इनको छोड़कर जितने भी स्वर हैं वो कैसे हैं, अवृत्ताकार स्वर है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए यहां से प्रश्न बनने की क्या रहती है, संभावनाएं रहती है। उसके बाद आगे बढ़िए आप लोग। अब जो हमने तीसरा प्रकार देखना है दोस्तों वो है आपका कौन सा, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। ठीक है, तो देखिए यहां से प्रश्न बनते हैं भाई, इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों ने,
जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, तो अब जीव है तो जीव को, अपनी जीव को आप तीन भागों में बांट दीजिए। एक होता है अग्रभाग, ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है मध्य भाग होता है, आपको एक आगे वाले भाग में एक बीच, ये जीव मान लीजिए आप लोग, ये क्या है, जीव है, तो इसका इतना भाग और इतना भाग। ठीक है, तो जो ये भाग है ये हो गया आपका अग्रभाग, ये भाग हो गया आपका मध्य भाग, और जो ये तीसरा भाग है इसको बोलेंगे पश्च भाग, जो पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो तीन में बांट दीजिए, अग्र मध्य पश्च भाग। ठीक है, तो अग्र मध्य और पश्च भाग। तो इसमें देखिए तो कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। जो अग्रभाग में स्वर बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मध्य पे आइए आप। ठीक है, मध्य में सिर्फ एक ही आता है और वो है छोटा। कौन मध्य भाग से कौन सा बोला जाता है, सिर्फ छोटा जो आ है वो बोला जाता है, आ। ठीक है, आ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बोला जाता है बड़ा आ, वो बोला जाता है पश्च भाग से। छोटा कहाँ होगा, छोटा थोड़ा आगे होगा और बड़ा उसके पीछे होगा। ठीक है, तो मध्य में कौन होगा, आ, और पश्च से कौन सा बोला जाएगा, आ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, उसके बाद अग्रभाग से, जीव के अग्रभाग से कौन से स्वर बोला जाएगा, कौन कौन से स्वर बोला जाएगा, ई बोला जाएगा, ई। ठीक है, ई बोला जाएगा, बड़ी ई बोला जाएगा, ए बोला जाएगा, और बड़ा ए बोला जाएगा, और री बोला जाएगा। कौन कौन से, ई। देखो आपको उच्चारण से ही पता चल रहा होगा, जब आप लोग उच्चारण कर रहे होंगे अपने मुंह में, ई, ई, ए, री। ठीक है, ये तो बोले जाएंगे अग्रभाग से। उसके बाद मध्य भाग से सिर्फ क्या बोला जाएगा, आ बोला जाएगा, और पश्च भाग से आ बोला जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद पश्च से आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, और बड़ा ओ हो गया। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इस जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का जो प्रकार है उसमें। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, जीव के आपको तीन, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक जीव का अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा पश्च भाग। ठीक है, तो जो अग्रभाग यानी कि जो आगे वाला हिस्सा है उससे कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, ई, ए और री। मध्य भाग से कौन से स्वर, सिर्फ एक, वो है आ। ठीक है, पश्च भाग से आ, ऊ, बड़ा ऊ, और ओ। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए अब आप लोग ध्यान रखना, इसको मिटा देता हूं। अब जो चौथा और महत्वपूर्ण प्रकार आता है, और जहां से प्रश्न पूछे जाने की क्या रहती है, सर्वाधिक संभावनाएं रहती है, तो वहां से आप लोग देखिए और हेडिंग डाल दीजिए, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। लास्ट टॉपिक है हमारा ये आज का। ठीक है, इसके बाद व्यंजन शुरू हो जाएगा, और जिसे हम अगली आने वाली क्लास के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, क्या हेडिंग है, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना आप लोगों को। ये आपकी जीवा है, इस टाइप से, क्लियर है। ये आपके आगे मुंह में क्या है, दांत है, दंत बोलते हैं,
और जो यहाँ पर रहता है इसको बोलते हैं मुर्दा। ठीक है, मुर्दा हो गया। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है आपका, इसे बोलते हैं तालु। ठीक है, तो तालु की स्थिति के आधार पर हम लोगों ने क्या बताना है, और ये हो गई आपकी क्या, जीभ हो गई। ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर हमने स्वरों की यहाँ पर बात करनी है। और यहाँ पर होता है काकल जो गले में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो पूछता है किस तरीके से। एक तो पूछता है संवृत स्वर, क्या पूछते हैं, संवृत स्वर। दूसरा पूछता है क्या, विवृत स्वर, कौन से होते हैं। ठीक है, तीसरा पूछता है अर्धविवृत, और चौथा पूछता है चौथा पूछता है कौन सा, अर्ध संवृत। ठीक है, तो देखिए जब जिन स्वरों, देखो संवृत स्वर यानी कि संवृत स्वर, संवृत का पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। संवृत का अर्थ होता है बंद। ठीक है, क्या होता है, बंद। विवृत का क्या होता है, खुला। इनका स्वर बताना वहां पे कठिन नहीं होता, लेकिन जो इनका अर्थ होता है, इनके चक्कर से बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संवृत का अर्थ होता है बंद और विवृत का अर्थ होता है खुला। ठीक है, अर्धविवृत का अर्थ होता है क्या, आधा खुला, और अर्ध संवृत का अर्थ होता है आधा बंद। तो अब यहां से पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय क्या हो जाता है, जो हमारा मुंह है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उनको बोलते हैं क्या, बंद रहता है, तो उसको बोलते हैं संवृत स्वर। जिनके बोलते समय क्या होता है, खुला रहता है, उनको बोलते हैं विवृत स्वर। और जिन्हें बोलते समय आधा खुला रहता है, उससे बोलते हैं अर्धविवृत। और जिनको बोलते टाइम आधा बंद रहता है, उन्हें बोलते हैं आधा क्या, अर्ध संवृत। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिए किसमें, संवृत स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो इसमें आते हैं ई, आपका ई हो गया। उसके बाद आप लोगों की बड़ी ई होगी, ऊ हो गया। ठीक है, बड़ा ऊ हो गया और री हो गया। ठीक है, ये आते हैं संवृत स्वर के अंदर, ई ऊ री। ठीक है, आपको बोलने से ही पता चल जाएगा, बस आपको इस जो संवृत टर्म है ना, इसका अर्थ पता रहना चाहिए कि संवृत का अर्थ होता है बंद। अब जब आप ई बोल रहे तो आपका मुंह खुला रह रहा, नहीं रह रहा, ई बोल रहे खुला रह रहा, नहीं रह रहा, ऊ बोल रहे खुला रह रहा, नहीं रह रहा, उसके बाद बड़ा ऊ बोल रहे खुला रह रहा, नहीं रह रहा, री नहीं रह रहा। ठीक है, तो उसके बाद विवृत स्वर में, यानी कि विवृत स्वर में क्या होता है, खुला रहता है मुंह। ठीक है, जैसे जब सिर्फ विवृत स्वर कौन है, एक ही है। जब आ बोलते आप, आ, तो आपका पूरा का पूरा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। देखो हिंदी को अगर साइंस के ढंग से पढ़ोगे ना, बिल्कुल समझ खोल के उसके धागे खोल दोगे ना, तो आपको हिंदी कठिन लगेगी नहीं। तो क्या हो गया, विवृत स्वर में क्या हो गया, आपका आ गया बड़ा। उसके बाद अर्धविवृत में क्या होगा, अर्धविवृत का मतलब आधा खुला। अब ऐसे कौन से हैं जिनमें आधा खुल जाता है, एक तो हमारा क्या है, छोटा आ है, छोटा आ में आधा खुल जाता है। ए है, इसमें क्या होता है, आधा खुल जाता है। और ओ है, इसमें क्या हो जाता है, आधा मुंह हमारा खुल जाता है। उसके बाद अर्ध संवृत में कौन से आते हैं, अर्ध संवृत में आते हैं कौन सा, एक आपका आता है छोटा ए आता है, और बड़ा छोटा ए और छोटा ओ आता है। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से आप लोगों को हिंदी को पढ़ना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, और कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन को। ठीक है, व्यंजन को हम यहाँ पर कल की क्लास में देखेंगे, और कल की क्लास में ही हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन जो ये चैप्टर है हमारा स्वर व्यंजन वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, पहले हमने व्यंजन को देखना है, फिर हमने स्पर्शी व्यंजन को देखना है, उसके अलावा हमने घोष या कंपन के आधार पर समझना है व्यंजनों को। उसके बाद हमने प्राण वायु के आधार पर समझना है। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब हमने कल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने उच्चारण के आधार पर पढ़ना है। तो देन हमारा उसके बाद हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को पढ़ना है। तो देन फाइनली हो जाएगी चीज़ें। बस आप लोगों को क्या करना है, नियमित रूप से क्लासेस को देखना है,
प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, हिंदी की और उत्तराखंड की।